अपने जीवन को पूरी तरीके से समर्पित कर देना एक अधिकारी के जीवन को पूरी तरीके से बदल देता है। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो विषय है सरकारी नौकरी, उनके दायित्व और अपनी पर्सनल लाइफ के बीच में फंसा हुआ वो व्यक्ति जो पर्सनल भी अपनी लाइफ को मैनेज कर रहा है और प्रोफेशनल भी अपनी लाइफ को मैनेज कर रहा है। उनसे ही हम लोग जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को साथ में रखते हुए अपने दायित्व को निभाया और जनता के लिए काम किया, जहां पर उन्होंने साइबर फ्रॉड्स, साइबर क्राइम जैसे कई मुद्दों पर कई सारे सेमिनार्स किए और पूरी पब्लिक या जनता को अवेयर किया। तो आज हमारे साथ में इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ में जो हमारे गेस्ट हैं वो एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच इंदौर श्री राजेश दंडोतिया जी। तो आज हम जानेंगे उनकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और उन्होंने ये जो मिशन ठाना है कि कैसे फ्रॉड को हमको बचाना है और कैसे हमको फ्रॉड होने से रोकना है, तो आज उसी से हम लोग बात करेंगे, उसी विषय पर। सर, आप क्या करना चाहेंगे इस विषय पे, कैसे आपने स्टार्ट किया आपका जर्नी? ये बेसिकली जब मैं एडिशनल एसपी क्राइम ब्रांच ग्वालियर था तो वहाँ पर क्राइम ब्रांच में एक साइबर क्राइम विंग होती है। वहाँ पर साइबर क्राइम की कंप्लेंट आती है, तो लगभग 17 to 18 कंप्लेंट्स पर डे आ रही थी। तो उसके लिए मैं इस बात को समझ चुका था कि अगर साइबर क्राइम को कंट्रोल करना है तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी। तो मुझे याद है कि 23 मार्च 2022 से मैंने ये कैंपेन शुरू किया था। और ये कैंपेन शुरू किया था मैंने पहला जो कॉलेज था, पहला कॉलेज लिया और अवेयरनेस क्रिएट करना शुरू किया। और लगभग ग्वालियर में मैं 1.5 साल के दौरान ये पूरे जो अवेयरनेस कैंपेन चलाया था, उसमें लगभग 133 स्कूल, कॉलेज, कोचिंग एसोसिएशन और भी कई ऐसे प्रतिष्ठान थे जहाँ पर मेरे द्वारा ये अवेयरनेस के लिए जो कैंपेन चलाया गया था। और उसमें लगभग क्राइम ब्रांच ग्वालियर में 1 साल बाद लगभग ये स्थिति हो गई थी कि जो कंप्लेंट 17, 18, 17, 18 आती थी वो कहीं 10 to 12 रह गई। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ा, लोग अवेयर रहे। फिर उसके बाद इंदौर मेरा ट्रांसफ़र हुआ। यहाँ पर इंदौर में मैं एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच बना, तो यहाँ पर भी सेम स्थिति थी। यहाँ पर कंप्लेंट्स का थोड़ा सा ज़्यादा था, क्वांटिटी ज़्यादा थी। यहाँ पर डे 35 to 40 कंप्लेंट्स पर डे आ रही थी। यहाँ पर ही फिर मैंने उसको जो कैंपेन को पूरा चला रहा हूँ अभी भी। और 239 सेशन कुल मिलाकर हो गए हैं। यहाँ पर भी 100 से ज़्यादा सेशन हो गए हैं और लगातार करने की मेरी योजना है। तो ये पुलिस विभाग ही क्यों आपने चूज़ किया और यही डिपार्टमेंट क्यों आपके लिए? देखिए, पुलिस में काफ़ी कुछ करने की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वेन्यूज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं। दूसरा, अभी जो इस समय फील्ड है, जो साइबर क्राइम की फील्ड है, इसमें काफ़ी कुछ काम करने की ज़रूरत है। अभी बहुत अर्ली स्टेज पर है। जो यहाँ पर जो प्रिवेंशन के जो तरीके हैं, अभी सिस्टम इवॉल्व हो रहा है, तो अभी इवोल्यूशन की स्टेज पर है। अभी बहुत कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें तरह तरह की फ्रॉड्स होते हैं, विक्टिम परेशान होते हैं। तो ये मुझे मोटिवेट करता है कि कहीं ना कहीं मैं इसके बारे में और डीपर जाऊँ और लोगों की कैसे क्या मदद हो सकती है और वो करने की कोशिश करूँ। तो जैसे आप एनहांस कर रहे हैं अपने आप को, क्रिमिनल्स भी अपने आप को एनहांस कर रहे हैं, तो आप कैसे इनको चेस करेंगे? ऑनगोइंग प्रोसेस है, लगातार ये चलता रहता है। वो नई नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, नए नए ट्रेंड्स लेके आते हैं साइबर फ्रॉड के, तो आपको उसमें फिर उसी तरीके से आपको काउंटर करना होता है। तो ये सब इवॉल्विंग सिस्टम है। जैसा कि मैंने बोला, अभी इसमें मैं सिर्फ कंट्रोल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैं प्रिवेंशन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी कंट्रोल करना ही सबसे पहली प्रायोरिटी है। और कंट्रोल करने के लिए चूँकि इवॉल्विंग सिस्टम है, तो ट्रांजिशन फेज में अभी तो काफ़ी सेटअप रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत होती है। अभी रिसोर्सेज काफ़ी डेवलप होने हैं, प्लस अभी अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों को अभी भी यह नहीं मालूम है कि उनको रिपोर्ट कहाँ करनी है, घर बैठे बैठे कैसे रिपोर्ट करनी है और किस थाने जाना है और कौन से कॉलिंग नंबर पर हमें रिपोर्ट करनी है। तो अभी भी लोगों को अवेयर नहीं है। तो अभी सबसे जो मुझे ऐसा लगता है कि साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए कोई इफेक्टिव टूल है, वो है टू क्रिएट अवेयरनेस के अलावा प्रिवेंशन हम लोग अभी अपने आप को अभी तो सिर्फ कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो ओवरऑल अगर मैं आउट ऑफ इंडिया बात करूं तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड का किस स्टेट में? देखिए, यूएस में भी काफ़ी ज़्यादा साइबर क्राइम होता है, चाइना में भी साइबर क्राइम काफ़ी है, यूके में साइबर क्राइम काफ़ी है, और इंडिया भी अब कम नहीं है। इंडिया भी टॉप 10 में ही, मतलब आउट ऑफ अपन लेके चले कि एमपी हो गया अपना, या महाराष्ट्र या बेंगलुरु हो गया, सभी जगह साइबर क्राइम की स्थिति बाय एंड लार्ज 19-20 है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। एनसीआरपी के जो अभी उन्होंने रिसेंट सर्वे किया था, उसमें ये बताया कि 7000 कंप्लेंट्स पर डे एनसीआरपी पर रजिस्टर्ड हो रही हैं। और लगभग 1 जनवरी से लेके अभी जो 15 मई तक 1800 करोड़ रुपया, लगभग 1800 करोड़ रुपया ये साइबर फ्रॉडस्टर्स ले चुके हैं। और उसमें से मतलब साइबर क्राइम जो डिपार्टमेंट है उसने कितना लोगों को विड्रॉल रेशियो बहुत कम विड्रॉल बहुत कम हुआ है, 10 to 15% में भी।
मतलब फिर भी ऑलमोस्ट हम मान के चले कि 80-85% यहाँ पर पैसा नहीं आता है वापस। नहीं, क्योंकि वो तो डिजिटल प्लेटफॉर्म से कहीं वो चला जाता है, कभी दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं वो लोग। उनके पास काफ़ी तरीके होते हैं तो वो भी उसमें करते हैं। कई बार कंप्लेंट काफ़ी लेट लिखाते हैं तो विड्रॉ कर लेते हैं, एटीएम से कर लेते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कभी कुछ ऐसा आपके पास आया केस जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और इससे कोई आदमी फंस गया हो इसके अंदर और ये उसको कई आपने ऐसे रिजॉल्व किस्से किया हो? जाते हैं, कई किस्से इस तरह के आते थे जो ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर, शेयर मार्केट के नाम पर, इन्वेस्ट करने के नाम पर वो एक वेबसाइट बताते हैं और उसके बाद एक डमी ऐप उन पे डमी ऐप होता है जिसमें कि आपको ऐसा लगता है कि आपका ये अकाउंट है और आपका जो अकाउंट है उसमें पैसा बढ़ रहा है, पर वो एक्चुअली में पैसा बढ़ नहीं रहा होता, वो डमी ऐप होता है। तो वो उसमें कस्टमर वो पैसा लगाता रहता है शेयर मार्केट में, आपको इतना प्रॉफिट हुआ, आपका प्रॉफिट इतना हो गया, उसको देखता रहता है। जैसे ही वो विड्रॉ की बात करता है तो उसका विड्रॉ नहीं होता है। फिर धीमे धीमे जब वो विड्रॉ करने के लिए ज़्यादा रेसिस्ट करता है तब फिर वो पत्ते खुल जाते हैं। तब तक उसको समझ में आता है कि अब ये फ्रॉड हो रहा है मेरे साथ, और वो डमी ऐप के जरिए जो अकाउंट दिखाया जाता है कि आपके अकाउंट में पैसा बढ़ रहा है, वो लगातार फ्रॉड का शिकार हो रहा होता है, जिसका कि अमाउंट 1 लाख भी हो सकता है। और ऐसी कई कंप्लेंट्स आई हैं जो 1 करोड़ से ऊपर की भी कंप्लेंट्स हैं। तो चूँकि जो कैपेबल व्यक्ति है उसको लगता है मेरे अकाउंट में 50 लाख हो गए हैं, सो के चलो और बढ़ाता हूँ, लेकिन जब वो विड्रॉ करने जाता है तब उसकी पोल खुलती है। करेक्ट है। तो इस तरह के ट्रेडिंग के काफ़ी ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं। लोगों को अवेयर रहना चाहिए, लोगों को स्वयं के डीमैट अकाउंट जो होता है, स्वयं का डीमैट अकाउंट ही यूज करना चाहिए, कभी भी उसको ऑपरेट करने के लिए दूसरों को नहीं देना चाहिए। तो इस तरह की ये चीज़ें आ रही है। और फिर आप सबसे बड़ी समस्या क्या होती है जो मैंने देखा कई केसेज में, कि जो फेसबुक और सोशल मीडिया पर जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उसमें जो बग आते हैं, जो बीच में एडवर्टाइजमेंट आते हैं, उन्हीं को वो ऑथेंटिक मानते हुए लिंक पे क्लिक कर देते हैं। उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं। फिर वो लिंक आपको गलत डायरेक्शन में, गलत ये जो फ्रॉडस्टर के द्वारा बनाई हुई वेबसाइट पर लेके चला जाएगा। फिर वहाँ से जो ट्रैप करना शुरू करेंगे, वो पता नहीं कितने का ट्रैप होगा। ये आपकी पेइंग कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। आपका विजडम खत्म हो जाता है, क्योंकि आप जब गलत दिशा में ही चले गए, फिर उस दिशा में आपको इतना ल्यूक्रेटिव ऑफर्स दिए जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं ये मान के चलेंगे कि ये सही है। और चूंकि आपको अमाउंट बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो निश्चित रूप से आपको लगता है कि मैं काफ़ी पैसा जो इन्वेस्टमेंट में कमा पा रहा हूँ, तो इससे गुड। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि लालच ही हमको खींच रहा है, मतलब एक काइंड ऑफ ग्रीड हमको लेके जा रहा है? तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लालच इसमें है, और कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने की जो चाहत है वो कहीं ना कहीं आप साइबर ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। कुछ एक कंप्लेंट मेरे पास इस तरह की आई थी कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो शेयर मार्केट के जो स्ट्रॉन्ग जो एडवाइजर्स रहते हैं, उनके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स रहते हैं, तो उनकी जो कि प्रोफाइल से उन्होंने कुछ गाइड किया कि इस तरह का आपको, चूँकि वो एडवाइस कर नहीं सकते आपको कि इसमें खरीदें, वो किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो वो एक मेरे पास कंप्लेंट आई थी, तो उसमें ये बताया गया कि सर देखिए, एक सो कॉल्ड एक व्यक्ति था जो कि इन्फ्लुएंसर था, और तो उसने बताया था कि सर इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करिए सर। और जब मैंने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया शेयर मार्केट में, तो मेरे साथ फ्रॉड हो गया, और सर उसके खिलाफ FIR करें। फिर मैंने जब उसका देखा कौन सी उसकी जो सबसे बड़ी प्रोफाइल है, तो प्रोफाइल भी फेक बनाई गई थी उस इन्फ्लुएंसर की। हम बेसिकली जब हम किसी भी काम जो सोशल मीडिया पे आगे बढ़ते हैं, हम सावधानियां जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा जिस स्टेप को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, पहले स्टेप को वेरीफाई करें। अब आपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने जो आपको गाइड किया वो आपने कर लिया, पर क्या आपने ये जानने की कोशिश की जिसको आप फॉलो कर रहे हैं उसकी जो प्रोफाइल है वो फेक प्रोफाइल तो नहीं है? वो फेक प्रोफाइल का ही शिकार हो गया, और 36 लाख का उसके साथ फ्रॉड हुआ। 36 लाख तो वो रिकवर, अब मैटर ऑफ टाइम, वो तो चलती रहती है। अब केस चूँकि काफ़ी अभी 6 महीने हो गए हैं उसको, तो अब मैं उसके बैग में गया नहीं हूँ, कुछ ना कुछ तो रिकवर हुआ ही होगा। अच्छा, एक मैंने ये सिनारियो देखा था कि 2018 से 2021 में इंदौर में एडवाइजरीज का जो एक बहुत बड़ा एक्सपांशन हुआ था, तो हाउ यू टैकल दैट पीरियड? देखिए, उस समय काफ़ी ज़्यादा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती थी कि ये जो जितने भी एडवाइजरी वाले लोग हैं, जो फर्जी कंपनियां हैं जो कि सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है, करेक्ट है, वो क्या करती हैं, दूसरी स्टेट के जो विक्टिम्स हैं उनको टारगेट करती हैं। जैसे कि वो लोग वहाँ रिपोर्ट लिखाएंगे तो वहाँ कोई लिखेगा नहीं, क्योंकि घटना स्थल वो होता नहीं है। चूँकि आपने यहाँ इन्वेस्ट किया है एडवाइजरी में, तो यहाँ पर रिपोर्ट होगी, तो व्यक्ति चूँकि दूसरे स्टेट के होते तो वो नहीं आते थे, तो फिर बड़ा मुश्किल था। लेकिन हमने कुछ कंप्लेंट्स ली, फ़ोन पे बात की, मेल के जरिए कंप्लेंट मंगाई, उनके बाद फिर हमने सभी लगभग एडवाइजरी कंपनियों पे, लगभग 16-17 एडवाइजरी कंपनियों पर रेड डाली गई, और लगातार 2 स्टेप में किया गया था। पहली बार में 7 या 8 कंपनियों पर रेड डाली थी, और सेकंड टाइम में फिर 25 एडवाइजरियों पर रेड डाली गई थी।
और उसमें फिर सभी जो ओनर्स थे उनको आरोपी बनाया गया था, और जो 1 साल से ज़्यादा वहाँ काम कर रहे थे एम्प्लॉयज उनको भी आरोपी बनाया गया था, जिनकी हैंडसम चल रही थी। उनके सबके डीमेट अकाउंट सब जो यही ऑपरेट कर रहे थे, जबकि डीमेट अकाउंट कस्टमर का ये ऑपरेट नहीं कर सकते, एक लिमिट होती है, इससे ज़्यादा आप किसी को एडवाइजरी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो वो सारे, और उन्होंने कई ऐसे जो सर्टिफिकेट्स होते हैं जो एडवाइज कर रहे होते हैं, उनके भी NISM का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी उनके पास नहीं थे। न केवल सेबी के कंडीशंस का बल्कि बड़ा क्लियर कट था, वो शुद्ध लोगों की साइकोलॉजी से खेलते हुए उनको फ्रॉड का शिकार बना रही थी, लाखों का, चाहे वो कलकत्ता हो, हैदराबाद हो, सभी जगह का। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि वो जो मुहिम चलाई गई थी उस समय 90% से ऊपर, सेबी का खुद कहना था कि 90% से ऊपर जो इंदौर की सेबी ब्रांच थी, कि 90% से ऊपर ऑल ओवर इंडिया की जो फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर जो एडवाइस चल रही है वो इंदौर में चल रही है। दैट वाज वो बहुत बड़ा पीरियड था, काफ़ी बड़ा पीरियड था। तो उसमें लगातार कार्रवाई की गई, एक हर जगह कहीं ना कहीं विजयनगर क्षेत्र में, रसुड़िया क्षेत्र में, कड़ाड़िया क्षेत्र में, सब जगह ढेर सारी एडवाइस चल रही थी। तब एक प्लानिंग के तहत रेड डाली गई थी। उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि जब मुझे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ने काफ़ी सपोर्ट किया, और जब उसमें प्रिंट हुआ तो आप ये देखें, मुंबई से, पुणे से, कश्मीर से, जम्मू से लोग आने लगे, लोग कंप्लेंट लिखाने लगे, और फिर उसमें उनकी कार्रवाई कराई गई। फिर उसके बाद एडवाइजरी सारी वहाँ शिफ्ट हो गई, आसपास के जगह। अच्छा, यहाँ से इंदौर से शिफ्ट हो गए वो। अच्छा, ये चीज़ जैसे ये तो आपने बात कर दिया कि जो रजिस्टर्ड विद सेबी, व्हाट अबाउट दी जो नॉन रजिस्टर्ड? मैंने वो बात की है जो रजिस्टर्ड सेबी से नहीं है। अच्छा, ये नॉन रजिस्टर्ड ही है, मतलब ये प्योरली ये 420 केसेस में, टोटल 420, दे डोंट हैव एनी डॉक्यूमेंट्स। एंड व्हाट अबाउट दे रजिस्टर्ड और दे डू फ्रॉड विद द कस्टमर्स? देखिए, फ्रॉड वो करेंगे तो उसकी कंप्लेंट सेबी में रजिस्टर्ड हो जाती है। करेक्ट है। सेबी की ड्यूटी होती है, सेबी उनको पैसा दिलवाती है, नहीं तो कंपनी को ब्लैक लिस्ट। जैसे आई हैव अ यूट्यूब चैनल, तो मेरे पास भी, मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूँ, तो बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है, तो वो बोलते हैं मुझे कि सेबी भी कई बार नॉन एविडेंस के कारण वो सुनता नहीं है। नहीं, सेबी देखिए, जैसे एक ही कंपनी की 4 या 5 कंप्लेंट आ गई, हाँ, सेबी उसको ब्लैक लिस्टेड कर देती है। जैसे मेरे पास में एक स्टूडेंट आया, उसने बोला सर मेरे साथ में ये 3.5 लाख का मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, बट मेरे पास में कोई एविडेंस नहीं है कि मैंने उन्हें पैसा दिया, उन्होंने वॉलेट में पैसा लिया और फिर उसके बाद में दे कमिट ऑन ऑन टेलीग्राम, तो मैं कुछ नहीं कर पाया। देखिए, ये तो इम्पोर्टेंट है कि हमें भी कुछ सावधानियां रखनी होगी। हम मात्र विक्टिम होकर हम सब कुछ करते जाएं, सारी लापरवाहियां करें और फिर एजेंसी पे डिपेंड हो जाए कि ये पैसा दिलवा, जिससे एब्सोल्युटली रिडिकुलस। मतलब आप कोई अगर इन्वेस्ट करते हैं कहीं भी, एडवाइजरी की अगर एडवाइस मानते हो, कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको भी रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए कि आप डीमैट अकाउंट आप स्वयं यूज करेंगे। जब आप स्वयं यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये सब सारी चीज़ें, प्रॉब्लम क्या होती है कि हम उस समय प्रॉफिट के चक्कर में, इजी मनी के चक्कर में हम ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं, उसी पर डिपेंड हो जाते हैं। धीरे धीरे करके वो आपको कैप्चर करने लगता है। सर मैं आपका ऑपरेट कर दूंगा, सर आप तो कुछ मत करो, सर मैं लगाता जाऊंगा, आप तो पैसे बेचते जाइए, और कहीं ना कहीं आप इसका शिकार हो जाते हैं। तो आपको भी सावधानियां, जितनी विक्टिम की रेस्पॉन्सिबिलिटी है उससे कम रेस्पॉन्सिबिलिटी एजेंसीज की है। ओके, विक्टिम्स की ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप हमें अवेयर होना है। हाँ, हमें अवेयर होना, अवेयरनेस की ड्यूटी है। लोग लगातार अवेयर करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, लेकिन आप कहीं ना कहीं आपको यही पता नहीं है कि इसकी शिकायत क्या करनी है। आप सेबी में लगातार शिकायत करिए, अगर आपको लगता है 420 हुआ है तो उसकी थाने में कंप्लेंट करिए, बट अनफॉर्चुनेटली वैसा लोग कर नहीं पाते हैं अवेयरनेस की वजह से, कहीं ना कहीं, तो इस वजह से उसका शिकार होते रहते हैं। करेक्ट। ऐसा सर कि आपको कभी किसी ने ट्रैप करने की कोशिश नहीं करी क्या? देखिए, ये साइबर फ्रॉडस्टर सभी को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। मेरी खुद की अभी 10-11 फेक आईडी बन चुकी हैं, कुछ बंद कराई हैं, फिर कुछ में FIR रजिस्टर्ड है ग्वालियर में, उसमें राजस्थान से आरोपियों को उठा के लाए थे। बट बहुत लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, और मेरे पास ही फ़ोन आते रहते हैं, अननोन लड़की के मैसेज आते रहते हैं व्हाट्सएप पर अननोन नंबर से। तो वो ये सब सेक्सटॉर्शन के लिए आदमी को ट्रैप करने की कोशिश की जाती है। मैसेज मेरे पास भी काफ़ी आते हैं। अभी पिछले दिनों ही मुझे एक ग्रुप में लिया गया था, उसमें टास्क रिलेटेड ग्रुप था। अच्छा, हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप था, तो मैंने ऐसे ही ध्यान नहीं दिया कि मेरे पास 300-400 इतने ग्रुप्स हैं, तो मैं कभी ध्यान नहीं दे पाता हूँ। तो उस ग्रुप में क्या था कि मैं देखता रहा कि आप ये करिए, रिव्यू करिए, रेटिंग होगी, फिर आपके अकाउंट इतना पैसा मिलेगा, आपके अकाउंट में पैसा आ गया, टास्क 1 कंप्लीट हुआ। जैसे ही मैंने देखा तो मैं तुरंत उस पर लिखा, ये फ्रॉडस्टर ग्रुप है, इसमें कोई भी इन्वेस्ट ना करें, ये टास्क रिलेटेड फ्रॉड है, आई एम एडिशनल DCP क्राइम ब्रांच। जैसे ही मैंने लिखा, अगले जो उसमें जो कैंडिडेट था, उसने मीन्स करके क्वेश्चन मार्क लगाया। अच्छा, तब तक मुझे उसके अगले उसमें रिमूव कर दिया, मुझे उस ग्रुप से मुझे हटा दिया। बट मैंने फिर उसको पर्सनली फ़ोन करके उसको बताया कि ये फ्रॉड वाला हुआ, तो वो काफ़ी खुश हुआ कि सर थैंक यू कि आपने मुझे बताया। तो मैंने उसको फिर ये बोला, तुम ग्रुप में जितने भी लोग हैं उन सबको बताओ। तो बस अल्टीमेटली वो सभी को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। उनको ये पता नहीं, ऐसा टारगेट ऑडियंस नहीं, कुछ ऐसा टारगेट नहीं, वो करते हैं, एवरीवन इज लाइक सब साइबर क्राइम। उनका तो वैसे भी टैग लाइन है कि सबका नंबर आएगा।
तो आप क्या स्टेप बाय स्टेप ऐसे चीज़ें बोलेंगे जिससे देखिए- आदमी को अवेयरनेस आ जाए? देखिए ये बड़ी कॉमन सी बात है, जब हम रोड पर निकलते हैं तब इधर उधर देख के कि इधर से गाड़ी तो नहीं आ रही, उधर से गाड़ी तो नहीं आ रही, इतनी सावधानी से हम चलते हैं। व्हाई नॉट इन द इंटरनेट वर्ल्ड, हम ये साइबर वर्ल्ड में ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं, क्यों सावधानी नहीं रखते हैं, जबकि वहाँ सावधानी रखने की जरूरत ज़्यादा है। क्योंकि हम आज जो कुछ भी देख रहे हैं उसमें ये बताने वाला कोई नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर बाहर हम कोई गलती करेंगे तो बताने वाले गार्जियंस होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, दोस्त होते हैं, नहीं यार ये सही नहीं है, गलत है, बताने वाले कई लोग हैं। इस साइबर वर्ल्ड में तो आपको बताने वाला कोई नहीं है क्या सही है क्या गलत है। ऐसी स्थिति में तो आपको मोर विजडम का इस्तेमाल करना होगा, अपना विवेक का इस्तेमाल करना होगा, अपनी इंस्टिंक्ट पर कंट्रोल करना होगा कि आप इतने जल्दी से जहाँ प्रॉफिट देखा नहीं प्रोसीजर को भूल जाते हो, प्रॉफिट के चक्कर में लगे रहते हैं, ग्रीड आ जाता है। तो अल्टीमेटली आपको पहले प्रोसीजर समझना होगा। हम प्रोसीजर को समझने से पहले, प्रोसेस को समझने से पहले हम उसके परिणाम की चिंता करते हैं, परिणाम हम के बारे में सोचने लगते हैं, वहाँ आप टारगेट का शिकार होंगे। अच्छा, एक वर्ड मुझे याद आ रहा है, शायद आपका ही है, हमारे फ़ोन तो स्मार्ट हैं, हम कब होंगे? देखिए हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि देखिए आज अगर एक गाड़ी है, एक 4 व्हीलर है, उसमें अगर 6 गियर है, अगर 6 गियर है मतलब स्मार्ट कार है, अगर हम उसको चलाना नहीं जानते तो एक्सीडेंट होगा। करेक्ट है। तो हमें उससे ज़्यादा स्मार्ट होना होगा। ठीक उसी प्रकार ये कि ये एक जस्ट इंस्ट्रूमेंट है, इसके कितने फ़ायदे हैं, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन जॉब, आप हर चीज़, आज हर काम आप इससे कर सकते हो। करेक्ट है। आज आपका दूर इंदौर से अगर आपका भाई अगर अमेरिका में है, अगर अमेरिका में आप बात करोगे तो वीडियो कॉल से आपसे ऐसा लगेगा कि वो आपके सामने बैठा हुआ है। तो अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं दूर बैठे हुए व्यक्ति को पास कर दिया है, पर अनफॉर्चुनेटली इसका एक पहलू ये भी है कि पास बैठे व्यक्ति को भी दूर कर दिया है। क्योंकि एक ही घर में 5 लोग बैठे रहते हैं, एक सोफे पे बैठा हुआ मोबाइल में सर्व कर रहा है, कोई एक कुर्सी पे बैठा हुआ है, कोई एक किचन में बैठा हुआ मोबाइल में सर्व कर रहा है। तो ये लोग भी, जो एक घर में रहने वाले लोग एक यूनिट के रूप में रहते थे, वो भी एक दूसरे से कहीं ना कहीं दूर होते चले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब आप अकेले हो, आप मोबाइल में सर्व कर रहे हो, साइबर वर्ल्ड में सर्व कर रहे हो, आप स्मार्टफोन को ऑपरेट कर रहे हो, तो ये टू बी मच स्मार्टर देन स्मार्टफोन। करेक्ट है। मतलब हमको वो पहले वाला सिनारियो से, जैसे पूरा परिवार इकट्ठा होता था, बट आजकल वो वैसा रह नहीं गया है, सब अलग अलग हो जाते हैं, तो वो भी बहुत बुरी चीज़ है। बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें आगे जैसे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग उतना पीछे होते जा रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली ये टेक्नोलॉजी जितना आगे जा रही है हम भी आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन हम ट्रायल एंड एरर मेथड से आगे बढ़ रहे हैं। हम मतलब चोट खा रहे हैं, ट्रैप हो रहे हैं, हम विक्टिम्स हो रहे हैं, और फिर धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अच्छा सर, आप मुझे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताइए कि कैसे हम लोग जो हैं कंप्लेंट अगर होती है हमारे अगेंस्ट, अगर कुछ फ्रॉड होता है तो कैसे उसको हमें पहला स्टेप रखना है, और इन द एंड हमको क्या करना है उसके लिए? सबसे पहले तो ये मानसिकता बनानी पड़ेगी कि हमारे साथ अगर कोई फ्रॉड होता है तो उसको हमें रिपोर्ट करना है। करेक्ट। और फिर जैसे ही आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है, आपको लगता है आप घर में बैठे हैं, कहीं भी शॉप पर है, कहीं भी अगर आप हों, तो सबसे पहले एनसीआरपी का रिपोर्टिंग पोर्टल है www.cybercrime.gov.in। आप इस रिपोर्टिंग पोर्टल है, इस पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप 1930 पर कॉल करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। वहाँ पर आपकी कंप्लेंट जब रजिस्टर्ड हो जाएगी तो ऑनलाइन आपका मतलब आप फ़ोन करके भी कंप्लेंट को अपनी रजिस्टर करा सकते हैं। फिर आप उसके बाद आपके पास एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, फिर आपके पास फ़ोन आना शुरू हो जाएंगे साइबर क्राइम से जो भी कंसर्निंग हो। थर्ड पॉइंट, अगर जैसे आप इंदौर में आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है और 1930 पे आप लगातार कॉल कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, फ़ोन लग नहीं रहा है, तो साइबर क्राइम जो अपनी क्राइम ब्रांच इंदौर है, उन्होंने साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जो है 7049124445। ये वो नंबर्स हैं और रिपोर्टिंग पोर्टल्स हैं जहाँ पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। ऑफलाइन जाने के लिए आपको 2 ही जगह यहाँ कंप्लेंट्स ईजिली हो सकती हैं। इसके लिए एक तो स्टेट साइबर सेल है जो कि वर्ल्ड कप चौराहे पर है। अगर आप इंदौर में रहते हैं तो स्टेट साइबर सेल है वर्ल्ड कप चौराहे पर, वहाँ पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और सेकंड रिपोर्ट ऑफलाइन आप ऑफिस आ सकते हैं रीगल चौराहे पर, रानी सराय पर, रीगल चौराहे पर जो क्राइम ब्रांच का ऑफिस है जहाँ पर हम लोग बैठते हैं, वहाँ पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। मतलब ये होने के बाद में फिर हमको रिस्पांस के लिए वेट करना है? हाँ, रिस्पांस के लिए वेट करना है। वो प्रोसेस में जब एक बार आप रिपोर्ट करते हैं तो प्रोसेस में आ जाता है, पर जो बेस्ट आईओ जो कितने दिन का पीरियड होता होगा जिसमें? देखिए इसमें बहुत कह नहीं सकते हैं। जैसे अब स्काइप आईडी की कॉलिंग है या फिर कुछ ऐसी जानकारियाँ, तो उसमें 3-3 महीने में कॉल इनकी इन्फॉर्मेशन आती है। बैंक के स्टेटमेंट से कई बार 7 डेज में भी आते हैं, कई बार 1 से 1.5 महीने 2 महीने भी लग जाते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, बट आप अगर उसको फॉलो करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप मतलब हम भी बेस्ट प्रयास करते हैं कि विक्टिम को कम से कम उसको
जितना कोशिश हो सके उसको पैसा वापस कराया जाए। अच्छा, ये मतलब सुबह अगर जैसे क्राइम हुआ है और मैंने 2 घंटों के अंदर मैंने कंप्लेंट कर दिया तो परसेंटेज ऑफ लाइक रिकवरिंग ज़्यादा पड़ ज़्यादा पड़ जाता है। जी, जी। ओके। बेसिकली मैंने ये देखा, जो विक्टिम्स हमारे पास आते हैं, ट्रेडिंग करते हैं और कहीं ना कहीं वो फ्रॉड का शिकार होते हैं। आप चूँकि इसमें लोगों को गाइड भी करते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अपने स्टूडेंट्स को, या मैं इस जो मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि विक्टिम को इन सब से बचने के लिए, अच्छा ट्रेडर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और इसमें सर्टिफिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, क्या क्या ऐसी टिप्स हैं जो कि विक्टिम न केवल एक अच्छा ट्रेडर बन सके बल्कि एज ए ट्रेडर वो साइबर फ्रॉड का शिकार ना हो पाए। ठीक है, मैं बच्चों को सबसे पहले तो ये ग्रूम करता हूँ कि उनका माइंड जो है वो पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाए कि कहीं ना कहीं भाई मैं ट्रेडिंग करने जा रहा हूँ, तो ये दिस इज़ अ गेम ऑफ मनी, प्रॉफिट एंड लॉस आता है ना, तो बच्चों के माइंड में ग्रीड आता है, या आप भी होंगे मैं भी होंगे तो माइंड में एक ग्रीड आएगा। तो सबसे पहले प्रिपेयर हम लोग करते हैं कि ही इज़ अ फाइनेंशियल लाइक अवेयर है, वो फाइनेंशियल फ्रीडम है कि पैसा ला कहाँ से रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड से उधार लेकर आपके लोन लेकर पैसा लगा देते हैं मार्केट के अंदर, एंड दे प्रिटेंड टू बी लाइक कि हम इसको डबल ट्रिपल कर लेंगे। तो सबसे पहला मेरा यही होता है कि जब भी आप पैसा ला रहे हो तो वो फियरलेस होना चाहिए, यानी आपको उस पैसे के खोने का डर नहीं होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन यहीं पर जो हो जाता है। फिर देन बच्चों को मैं यही जो सिखाता हूँ कि आप पहले सीख लो, दिस इज़ अ स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट को बहुत सारे लोगों ने जुआ, सट्टा, या बहुत सारे हमारे पेरेंट्स भी, मेरे पेरेंट्स भी मुझे ये बोलते थे कि यार क्या कर रहे हो आप, ये तो जुआ है, ये तो गैम्बलिंग है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अगर अच्छे से समझ के और बिल्कुल पूरी तरीके से डीप नॉलेज लिया जाए और एज अ स्किल लिया जाए तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से अच्छा मुझे नहीं लगता कोई और होता है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी, आप जैसे आपको पेंशन मिलता होगा या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पेंशन मिलता है, तो वो पेंशन का अमाउंट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टॉक मार्केट में डालता है कहीं ना कहीं। तो हमारे लिए ज़रूरी कि हम भी वहाँ पर एक अपना इंटेक बढ़ाएं। तो मेरा माइंडसेट ये कि सबको करना चाहिए, बट विदाउट थिंकिंग, या आप बिना कुछ सोचे समझे मार्केट के अंदर आएंगे तो लॉस और प्रॉफिट दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। तो प्रॉफिट भी वैसा और लॉस भी वैसा ही है यहाँ पर। और सर्टिफिकेशन कितना और सर्टिफिकेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। लाइक आप जिससे सीख रहे हैं वो भी सर्टिफाइड होना चाहिए। लाइक NISM ने बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशंस, या सेबी ने जो NISM का जो इंस्टीट्यूट है उससे सर्टिफिकेशंस होने का कहा है, तो ट्रेनर्स को भी सर्टिफाइड होना चाहिए। और उसके बाद में इंस्टीट्यूशन भी सर्टिफाइड हो। एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आई एम फ्रॉम लाइक 2007 के पीरियड से मैं करीब इस मार्केट के अंदर सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सर्टिफिकेशंस कर रहा हूँ और बच्चों को सिखा भी रहा हूँ। तो जो मैंने लर्न किया है मैं वो बच्चों को डिलीवर करना चाह रहा हूँ कि मेरा रिप्लिका आप लोग बनिए। आप किसी को फॉलो ना करें, डोंट फॉलो द अदर्स। लाइक वो होता है ना, भेड़ चाल हमें नहीं चलना है। क्योंकि ज़्यादातर आपने भी शायद कई सारे फ्रॉड्स ऐसे देखे होंगे जो भेड़ चाल में होते हैं कि भाई मेरे दोस्त को प्रॉफिट हुआ है तो मैं भी उसमें लग जाता हूँ, उसने वो गेम डाउनलोड किया है तू भी कर ले गेम डाउनलोड। ये तो ये फॉलोइज्म जो उनको बोलते हैं ये नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो सर्टिफिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप अपना लर्निंग हमेशा रखिए। मैं आज भी पढ़ता हूँ, आज भी नए टॉपिक्स को मैं दिन भर इवॉल्व करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ नया बच्चों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। वेदर फिर वो ट्रेडिंग करें या फिर वो इन्वेस्टमेंट करें, दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है, सर्टिफिकेशन भी और स्किल भी। एक पंचलाइन क्या हो सकती है जो विक्टिम्स होते हैं साइबर फ्रॉड के, ट्रेडिंग का शिकार ना हो, ट्रेडिंग का जो साइबर फ्रॉड होता है उसका शिकार ना हो, उसके लिए पंचलाइन एक सिंपल वे में क्या आप देना? लर्न विथ अर्न। आप लर्निंग करो सबसे पहले, अर्निंग पे फोकस आप मत रखो, क्योंकि हमारा सबसे पहले अर्निंग पे फोकस जाता है। लर्निंग हम लोग करना ही नहीं चाहते। एवरीवन वांट लाइक क्विक एंड हार्ड मनी, लाइक वो फास्ट मनी जिसको बोलते हैं ना, कि जल्दी से जल्दी रातों रात करोड़पति बन जाए। एक सेबी का भी टैगलाइन है कि रातों रात करोड़पति नहीं बना जा सकता है। तो वो चीज़ हम सिखाते हैं बच्चों को कि ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें इतनी सारी जानकारियाँ दी। मतलब मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया होगा हमारे आने वाले यूथ के लिए और उन लोगों के लिए जो इस मार्केट के अंदर शायद आने की कोशिश कर रहा है या ऑलरेडी फ्रॉड का शिकार हो चुका है। तो आपके लिए बिल्कुल थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। और जो इस पॉडकास्ट के जरिए मैं ये भी कहना चाहूँगा आपसे कि आप जितने लोगों को साइबर फ्रॉड के बारे में, न केवल अपने स्टूडेंट्स को बल्कि इस पॉडकास्ट के जरिए भी लोगों को जितनी साइबर अवेयरनेस क्रिएट कर सकेंगे उतना बेसिकली कहीं ना कहीं लोगों को लाभ होगा और लोग इस तरह के साइबर फ्रॉड से बचेंगे। थैंक यू।